गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉसिप विद सोनी। तो ये दिन है 29 जनवरी और होने वाला था मौनी अमावस्या का स्नान। अभी बजे हैं सुबह के 3:30 और मैं और अंकल तो उठ गए थे। और यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये ग्रुप अभी निकलने वाला है फटाफट से स्नान करके उनके कैब तक। वो लोग भी यहाँ पर बाबा को मिलने ही आए थे और उन्होंने जो अपनी गाड़ी है वो पार्क की थी नदी के उस साइड, यानी कि नैनी जंक्शन के पास। उन्होंने हमें बताया कि उनको वो साइड से ये साइड चलते चलते आने में ही कुछ 10 घंटे लग गए थे। सुबह 10 बजे से चलना स्टार्ट किया था और शाम को 7 बजे अराउंड पहुँचे थे। तो वो लोग तो फटाफट वाइंड अप करके निकल गए और हम जो 5 लोग थे, इसमें से ये जो अंकल के 2 फ्रेंड हैं वो भी बाद में 4 बजे जग गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो 5:30 के स्नान के लिए ही जाएंगे। वो दोनों लोग अपना सामान यहाँ पर टेंट में ही रख के, हमारे पास रख के वो निकल गए ताकि 5:30 के स्नान के लिए वहाँ पर पहुँच सके। 5:30 में ब्रह्म मुहूर्त था, तो वो बंदे को उसी टाइम पे स्नान करना और था। मैं और अंकल वापस से सो गए और फिर हम उठे सुबह 6:30 को। और सुबह उठते ही देखा तो बाहर तो बहुत उजाला भी हो गया था और हम लेट हो चुके थे। बेटर है कि फटाक से रेडी होके निकल पड़े। ये सेक्टर 19 और 18 के बीच के टेंट्स है कि जो स्पेशली जो अखाड़े में जो भी बाबा रहते हैं उनके चेले या फिर उनके गेस्ट है, उनके लिए ही बनाया गया है। हम आराम से स्नान करने जा रहे थे, तब तक हमें कोई भी अंदाजा नहीं था कि रात को वहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि हमारी किसी से बात भी नहीं हुई। ना तो हमने वो बाबा से बात की, ना तो हमने यहाँ पर किसी से बात की। हम बस अपनी धुन में आगे चले जा रहे थे और हम सबका फ़ोन भी नॉट रीचेबल आ रहा था। हमारे घर वालों ने हमें कॉल भी किया था, बट हमें कोई भी आइडिया नहीं था। और वहाँ पर जामर्स थे, तो नो डाउट वैसे भी फ़ोन नहीं लगने वाला था। हम बस अपनी धुन में ही खुशी से आगे बढ़ते जा रहे थे। और यहाँ पर 10 रुपये के 4 नीम के दातन मिल रहे थे। आई नो ये 29 को अभी 1 महीना हो जाएगा और अभी भी मैं कुंभ के वीडियो ही बना रही हूँ। बट जब महाकुंभ से हम वापस आए थे तो मैं बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी कि मैं वीडियोस बनाऊँ या फिर ब्लॉगिंग करूँ एंड ऑल, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी दिल्ली के पॉल्यूशन से। महाकुंभ से निकल के जो बहुत ज़्यादा भीड़ हमें मिली 29 को, ऑफकोर्स बहुत भीड़ थी। तो वो भीड़ से निकल के कुछ हमने 25 किलोमीटर तक वॉक किया था। तो 25 किलोमीटर चलने के बाद कोई एनर्जी नहीं बची थी कि अभी हम कोई और जगह घूमने जाए। और मैंने मथुरा वृंदावन के लिए ऑलरेडी प्लान बना के रखा था, तो टिकट्स भी बुक कर दिए थे, होटल भी बुक कर दिया था। बट फिर वो सब ऐसे ही जाने देना पड़ा और हम कुंभ से निकल के सीधा गए दिल्ली, ताकि ये जो भीड़ भाड़ है उससे बहुत ही दूर चले जाए। क्योंकि तब ये भीड़ से निकल के ना जरा भी स्टेट ऑफ माइंड नहीं था कि मैं कोई और जगह पे जाऊँ। मेरा तो ठीक है, इन दोनों का भी कोई स्टेट ऑफ माइंड नहीं था कि अभी वो इतना सामान लेके कहीं और जाए। मेरे पास 29 के बस संगम स्नान में हम गए और वहाँ से वापस निकले तब तक के ही वीडियो है। उसके बाद जो हमने चलना स्टार्ट किया था 25 किलोमीटर, तो ऐसे कोई आइडिया नहीं था कि इतना सब चलना पड़ेगा। बट कोई भी ऐसे ही बता रहा था कि अभी और आगे जाना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा, और जूसी से ही हम वापस निकल रहे थे। तो हम दोनों ने ये तो डिसाइड किया था कि हम वापस रेलवे स्टेशन तो नहीं जाने वाले, बिकॉज रेलवे स्टेशन में तो अलग से ही भीड़ थी। वहाँ पे से जो भीड़ आ रही थी वो भीड़ हमने देखी थी, वो भीड़ में से हम सफ़र करके बाहर निकले। तो रेलवे स्टेशन तो हम पक्का नहीं जाने वाले। इवन मैंने एक टाइम पे ऐसे बोल दिया था नयन को कि मैं यहाँ पर 4-5 घंटे या पूरा 1 दिन रुकने के लिए तैयार हूँ, जो जगह पर हम खड़े थे चलते चलते वहाँ पर, बट हम रेलवे स्टेशन नहीं जाएंगे। तो फिर एक ही ऑप्शन बच रहा था कि हम बस से जाए, बस से या फिर कानपुर लखनऊ जाए या फिर दिल्ली चले जाए और वहाँ से फ़्लाइट करके अहमदाबाद आ जाए। बट उसमें भी एक और चीज़ हुई कि मैंने ऑलरेडी 3 तारीख की फ़्लाइट बुक करके रखी थी, तो अभी 3 तारीख को ही वापस आ सकते थे दिल्ली से। तो बेटर है कि हम दिल्ली ही निकल जाए, कानपुर लखनऊ वृंदावन मथुरा सब रहने दें। तो ये सब चलते चलते हम संगम तक पहुँचे और जब वहाँ से रिटर्न हो रहे थे तो इतनी ही भीड़, चलने वाली एक बाहर निकलने वाली भीड़ भी थी और साथ में जो ट्रेन से जो लोग डायरेक्टली संगम तक आ रहे हैं चलते चलते, कि जिनको मौनी अमावस्या का स्नान करना है। तो एग्जैक्ट शाही स्नान के दिन तो ऑफकोर्स भीड़ होनी ही है, तो शाही स्नान वाले दिन ही हम बाहर निकल रहे थे और वो लोग अंदर आ रहे थे। उस चक्कर में बहुत कुछ हुआ वहाँ पर। मैं एकदम डीपली तो नहीं बता सकती, बट मैं मोटा मोटा बताती हूँ कि मेरे आगे एक आंटी थी, उनके पैर पर से स्कॉर्पियो का टायर चला गया था
और वो स्कॉर्पियो में एक बाबा थे, वो बैठे थे और उनका ड्राइवर था। तो वो बाहर निकल रहे थे कुंभ से। और गली तो ऑफ कोर्स ये इतना पतला सा ही रोड है, तो पतले से रोड में से एक साथ सब अंदर आने वाले लोग, बाहर जाने वाले लोग, और 4 गाड़ी, चारों रास्तों से 4 गाड़ी खड़ी थी और उनको भी बाहर ही जाना था। और एक इंसिडेंट नयन ने देखा था कि जब हम जूसी में वो जो ब्रिज था वहाँ पर थे और जब अफरा तफरी मची थी, तब एक आंटी है, वो थोड़ी हेल्दी थी, मोटी थी, तो वो गिर गई और उनके ऊपर से ही लोगों ने चल के आगे निकल गए। I mean, किसी का पैर उनके मुंह पे आ रहा था, किसी का पैर उनके छाती पे आ रहा था, किसी का उनके पेट पे आ रहा था, वैसे करके लोग निकल गए। इतना सब कुछ देखा और हम वहाँ पर बेड में स्टक ही थे। और उतने में अंकल ने देखा कि एक बंदा था, वो जानबूझकर धक्के मार रहा था। कुछ ज़रूरत नहीं थी धक्के मारने की, सब लोग आराम से एक ही स्पीड में अगर चले तो सब कुछ ठीक हो सकता था। कॉज जब इतनी सारी भीड़ हो तो पैरेलली चलना ही एक समझदारी का काम है। बट वो बंदा जानबूझकर धक्के मार रहा था और उन्होंने अंकल ने उस बंदे का कॉलर पकड़ा और उसको साइड में पहले तो लिया और फिर बोला कि मुझे हेल्पलाइन नंबर पता है, पुलिस का नंबर भी पता है यहाँ का, मैं अभी कॉल करता हूँ, तो यहीं पे रुक। तो फिर उसने सॉरी बोला, फिर नीचे बैठ गया, फिर बोला कि नहीं मैं अभी भीड़ में नहीं जाऊँगा, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। ये सब जब हो रहा था तब अंकल राइट साइड में निकल गए, जो 4 रास्ता रहते हैं उसमें, और मैं और नयन लेफ्ट साइड में रह गए। तो जैसे ही हमारे पीछे से भीड़ आई तो वो भीड़ के फ्लो में हम लेफ्ट साइड मुड़ गए और अंकल राइट साइड में ही रह गए। तो एक्चुअली उस टाइम पर हम लोग बिछड़ गए और फिर कुछ 4 या 5 घंटे के बाद हम लोग मिले। मैं और नयन साथ में थे, बट अंकल बिछड़ गए थे, तो 4-5 घंटे के बाद हम वापस मिले। और वहाँ पर फ़ोन नहीं लग रहा था, कुछ लोकेशन भी नहीं भेज सकते कि हम यहाँ पर हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे में बस एक ही था कि बाहर निकलना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और हमने सोचा कि अंकल भी यही सोचेंगे कि भाई बाहर ही निकलना है, यहाँ पर रुके कोई मतलब नहीं है। वैसा सोचते सोचते हम भी निकल गए जूसी के बाहर, वो भी चलते चलते जूसी के बाहर आ गए। और ये ही अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम बाद में जब नेटवर्क आया बाहर जाने के बाद, तब एक दूसरे से बात कर पाए, एक दूसरे को लोकेशन भेजा, तो हमें पता चला कि अंकल बहुत पीछे रह गए हैं और हम बहुत आगे आ गए हैं। तो फिर वहाँ जूसी का बस स्टैंड था, वहाँ तक हम चले गए और हमने सोचा कि बस अभी यहीं से बस ले लेंगे, जो भी बस पहली मिले, कानपुर मिले, लखनऊ मिले, दिल्ली मिले, कुछ भी मिले, बस यहाँ से बाहर निकलना है। और एक्चुअली जब हमने चलना स्टार्ट किया था तभी हमने देख लिया था कि जो भी गवर्नमेंट वाली बस है वो सब नो डाउट फुल ही जा रही थी और उन बसों को भी ना रोक के रखा था। जो मेन हाईवे है वो कहीं ट्रैफिक में ब्लॉक ना हो जाए, उसकी वजह से अंदर के रोडों में ट्रैफिक हो तो ठीक है। तो वो जितनी भी बस थी, कुछ 15-20 बस लाइन में खड़ी थी, सब भरी हुई थी और सब ने अपनी अपनी सीटें लेके रखी थी। सब वहाँ पर बैठ चुके थे, तो किसी का मन भी नहीं होता कि भाई अभी निकलेंगे बस से, अगर बस रुकी है 1 घंटे से तो निकले और चलना स्टार्ट करें। तो वो लोग वहाँ पर ही ऐसे स्टक हो गए। और जैसे जैसे हम आगे चलते गए तब पता चला कि जो मिलिट्री वाले लोग हैं वो एक एक करके बस को जाने दे रहे हैं, और वो भी हर 15 मिनट में, 10 मिनट या 15 मिनट के बाद, ताकि जो मेन हाईवे है, मेन दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे था, वो ब्लॉक ना हो जाए इतनी सारी बसों के कारण। कॉज उस टाइम भी लोग कार से तो आ ही रहे थे और ऊपर से गवर्नमेंट की इतनी सारी बस कि जो बहुत ट्रैफिक कर सकती है। तो हमें तब अच्छा रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हुआ हमने जल्दी करके बस में नहीं बैठ गए, वरना फिर नहीं, ना तो निकल पाते वहाँ से, ना तो फिर आगे बढ़ पाते, वहाँ पर ही स्टक रहना पड़ता। तो हम तो बस चलते ही रहे और हमने बस स्टेशन भी क्रॉस कर लिया। उसके बाद भी हमने देखा कि बस तो लाइन में खड़ी है, तो आगे चलते चलते एक चाय नाश्ता वाला मिला, वहाँ पर बैठे आराम से, और वहाँ पर खाली ब्रेड पकौड़ा मिल रहा था और मुझे कोई मन नहीं था कि मैं भूखे पेट ऐसे डायरेक्टली ब्रेड पकौड़ा खाऊँ। तो मैंने सिंपल ब्रेड 2 मंगाई और आलू का मसाला बोला कि बीच में ही डाल दो, आलू सैंडविच कर दो, अगर कम मसाला डालोगे तब भी चलेगा। तो मेरा फाइनली लंच हो गया और अभी फ़ोन हमारा स्विच ऑफ होके पड़ा था, कुछ 14% बैटरी थी तब हमने चलना स्टार्ट किया था। तब पावर बैंक में भी कोई बैकअप नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फाइनली 14% से 3% जब हुआ तब लास्ट हमारी बात हुई थी अंकल से और लोकेशन भेजा था। उसके बाद हमें बस एक ही था कि अभी वो हम तक पहुंच जाए। और हम जहाँ चाय नाश्ता करने रुके थे वहीं पर हमने पूछा कि आप चार्जिंग करने दो प्लीज़, हमारे पास चार्जर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप प्लीज़ अपना चार्जर दे दो और चार्जिंग। तो वो बोले कि 100 रुपये लगेंगे चार्जिंग के
और वो भी कोई गारंटी नहीं कि 100% हो, वो 19-20% तक होगा तब भी आपको चला लेना पड़ेगा और मुझे 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो फिर मैंने एग्री कर दिया कि चलो कोई नहीं। तो पहले तो उनको पैसे दे दिए, उसके बाद उनको मेरा मोबाइल दिया। तो उन्होंने अपने स्टॉल के पीछे घर था उनका, वहाँ पर उनके अपने चार्जर में उन्होंने रखा मोबाइल, क्योंकि मेरा जो पावर बैंक और चार्जर था वो सब रह गया था दूसरी बैग में, कि जो बैग अंकल के पास छूट गई थी। और 1 घंटे तक हम बैठे रहे, कॉल करते रहे कंटिन्यूसली, और उसके बाद फिर से अंकल से बात हो पाई तो उन्होंने अपना लोकेशन भेजा। तो पता चला कि वो हमको सरपास करते वो आगे निकल गए हैं अभी, और वो दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे के बहुत नज़दीक है, अभी हमें वहाँ पर जाना है। तो फिर हमने वहाँ से फटाक से सामान लिया, चलना स्टार्ट किया, क्योंकि एनर्जी वापस आ गई थी इतना 1 घंटे का ब्रेक लेके। और फिर फटाफट चलते चलते हम पहुँच गए दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, कि जो हमें कुछ 1 घंटा लगा था वहाँ तक पहुँचने में। और फिर बाद में अंकल मिले हमें, फाइनली अच्छा लगा कि चलो अब हम तीनों साथ में हैं। अब यहाँ से निकलने के बारे में ही सोचना है। अगर प्राइवेट मिल जाए कुछ तो प्राइवेट भी ठीक है, बट हम जो रोड पे थे वो रोड पे कोई भी प्राइवेट व्हीकल अलाउ नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट की बस जा रही थी और बाइक वाले जा रहे थे। और बाइक वाले ज़रा भी ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहे थे कि वो हमें एक्चुअल में पहुँचाएंगे कि नहीं, वो क्या करेंगे क्या पता। तो बेटर है कि हम चल लें थोड़ा। ऐसे चलते चलते हम पहुँचे फाइनली 604 रास्ता, कि जहाँ से जितनी भी बस है, जो भी लग्जरी वगैरह है, वो वहाँ से निकलती है 600 बाईपास से। और वो जर्नी में तो हम तीनों का फ़ोन डेड था, तो कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं लिया हमने बस फोकस किया कि बाहर निकलना है, वीडियो नहीं आएगा तो चलेगा। अच्छा, ये वीडियो में देख लो आप, ये जो पूरा ग्रुप है वो फॉरेनर्स का है, और ये आई गेस पूरा ग्रुप सन्यासी ही है। आप गूगल भी कर सकते हो कि संगम स्नान तक तो चले, वो तो अलग चले, फिर संगम स्नान से जो 600 बाईपास है वहाँ तक कुछ गूगल मैप के हिसाब से 18 किलोमीटर दिखाता है, 18 या 19 किलोमीटर। तो हम सुबह हमारे टेंट से संगम स्नान तक गए, वो अलग। उसके बाद संगम स्नान से वापस टेंट तक आए, सामान लिया, और फिर उसके बाद गए बाबा के अखाड़े में उनके दर्शन करने। ये जो इंटरनली हम चले वो भी कुछ 5-6 किलोमीटर तक था। और उसके बाद सेक्टर 19 के अखाड़े से हम निकले डायरेक्टली चलते चलते 600 बाईपास तक, और वहाँ से हमने ली बस। ऑनलाइन ही बुक कर दिया था, तो अच्छा हुआ कि बुकिंग मिल गया हमें, वरना अगर खड़े रहते वहाँ पर तो कुछ नहीं मिलने वाला था। सो इन शॉर्ट, सुबह 6:30 से हमने स्टार्ट किया था संगम स्नान जाने के लिए चलना, तो वो पूरा दिन चल के रात के 8 बजे एग्जैक्ट 600 बाईपास पर पहुँचे हम। और पूरे दिन खाने में बस 2 ही चीज़ खाई थी, एक तो आलू चाट लिया था 2 प्लेट 3 दिन के बीच में, और बाद में नून में मैंने खाया था आलू सैंडविच। हमारी संगम तक की जर्नी तो बहुत सही रही थी। इवन स्नान करने के बाद हम जब बाबा के अखाड़े तक गए तब तक सब कुछ सही था, बट जब एग्जैक्ट बाहर निकले बाबा के अखाड़े से, तो उसके बाद की जो जर्नी थी वो बहुत हेक्टिक थी। चलने की वजह से नहीं, चलना तो घर से ही पता था कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो मिनिमम चलना पड़ेगा, बट उसके अलावा जो भीड़ थी, जो मैनर्स थे लोगों के, उन सब की वजह से कुछ ज़्यादा हर्ट हुआ। और मुझे इस मोमेंट पे बहुत ब्लेस फीलिंग हो रहा था कि हम अखाड़े में बैठ के वही जो मेन बाबा है उनके साथ नाश्ता कर रहे थे। ओके देन, टाटा, स्टे ट्यून।